कुछ टाइम पहले तक WWE में जिस सिनेमा की हम बात करते थे, आज फाइनली मंडे नाइट रॉ में पता नहीं कितने एपिसोड्स के बाद वही सिनेमा फील हुआ। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, और बिना किसी देरी के रिव्यू को करते हैं शुरू। बस आप ये चेक कर लेना कि आपने वीडियो को अब तक लाइक किया या फिर नहीं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ। रिंग में वो आते हैं और यही बात करते हैं कि जब वो WWE में वापस आए तो उनके गोल्स के बारे में बात करते हैं, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने की बात करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की बात करते हैं। कहते हैं कि एक गोल तो मेरा पूरा हो लिया है, अब मेरा फोकस है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए। और वो गुंथर के बारे में कुछ ऐसे बात करते हैं कि जैसे गुंथर कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है, कोई एक बहुत बड़ा नेम है जिसके थ्रू सीएम पंक को जाना है अगर उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। वो गुंथर के एक्कोलेट्स की बात करते हैं और ये कहते हैं कि लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रहा हूं, मैं भी तो बेस्ट इन द वर्ल्ड हूं, तुम लोग मेरे लिए चीयर करते हो, मैं अपना सब कुछ देने वाला हूं समर स्लैम में, मैं क्विट नहीं करने वाला क्योंकि मेरा नाम भी सीएम पंक है। मैं कोई एक नॉर्मल चैलेंजर की तरह नहीं हूं। ऐसा करके सीएम पंक अपने आप को फिर हाइप भी कर रहे होते हैं। इतने में गुंथर का म्यूजिक भी हिट हो जाता है। अब गुंथर आते हैं, सबसे पहले तो लोगों को एक रीजन मिल गया है गुंथर के लिए चैंट करने का, और वो है रीजन मतलब कि एक चैंट मिल गया है, वो है यू टैप्ड आउट। भाई बंदे ने पता नहीं किस जमाने में टैप आउट किया था, उसके बाद वो क्या क्या करके आगे बढ़ भी गया है एंड स्टिल लोग उसी को चैंट करते हैं। अब गुंथर आते हैं, सबसे पहले वो कुछ ऐसा लग रहा था ज्यादा डीप डाइव करेंगे बातों में, बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। कहते कुछ सिमिलैरिटीज हैं, देख ना ही तू दोस्त बनाने आया है ना ही मैं दोस्त बनाने आया हूं, हम दोनों ही पैसे कमाने आए हैं, हम दोनों ही बेस्ट इन द वर्ल्ड अपने आप को मानते हैं अपनी नजरों में। लेकिन एक डिफरेंस है छोटा सा, तेरी भी मैसिव ईगो है, मेरी भी मैसिव ईगो है, लेकिन मेरी ईगो जस्टिफाइड है क्योंकि तेरी ईगो का बेस है ये सारे लोग तुझे चीयर करते हैं, और मेरी ईगो का बेस है जो भी तूने थोड़ी देर पहले बोला, मेरी एक्कोलेट्स, मेरी अचीवमेंट, और स्टिल मैं यहां पे वर्ल्ड चैंपियन बन के खड़ा हूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे सुपरस्टार्स को अपने प्रोमोज में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गुंथर इतना एफर्टलेसली हर बार हर एक हफ्ते ऐसी लाइंस बोल रहा था अपने प्रोमो में जो कि लगता है भाई यार इससे तो अब कोई बंदा क्या ही कंपीट कर सकता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि जब समर स्लैम में बेल बजेगी ना तो देख मैं तेरी कैसी बैंड बजाने वाला हूं, तुझे चोक कर लूंगा, एक गीले तौलिए की तरह तुझे मैं फेंक दूंगा। और जाते जाते उन्होंने वहां पे जो फैंस हैं उनका भी एक तरीके से मजाक ही उड़ा दिया कि ये सब करते हैं तेरे लिए चैंट ऐसे, मतलब कुछ सीएम पंक है भाई वो। और आपको देख के ऐसा लगेगा कि जैसे कि वेटरन यहाँ पे गुंथर है और नया नवेला बंदा सीएम पंक आया है। कुछ बातों से, कुछ प्रोमो में ऐसी फीलिंग गुंथर लेके आ गए जब वो ये प्रोमो कट कर रहे होते। तो समर स्लैम में ऑब्वियसली का मैच बहुत धांसू होने वाला है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और बड़ा सवाल भी ये है कि क्या गुंथर के सामने सीएम पंक जीत पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूजुअली गुंथर के मैचेस ऐसे होते हैं कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या होगा। यहां पे कहानी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। आज मंडे नाइट रॉ में जिस तरीके से रोमन रेंस ने अपनी एंट्रेंस मारी, हर बार की तरह एटमॉस्फेयर में एक ऑरा क्रिएट हो गया ना, तो तुम भी तो चाहोगे कि तुम्हारी भी एक वाइब हो, एक प्रेजेंस हो जो कि तुम्हारी पर्सनालिटी को एकदम बोल्ड दिखाए। और शायद तुम लोग मानोगे नहीं, जब मैं WWE के ये अप्रैल वाले इवेंट में गया था ना, तो पता चला ये सुपरस्टार्स रिंग के बाहर बहुत ज्यादा वेल ग्रूम्ड रहते हैं। वो डोमिनिक तक के मैं पास खड़ा था, पास से ऐसी फ्रेग्रेंस थी कि समझ आ गया कि अगर रोला जमाना है तो अच्छा स्मेल करना तो बहुत जरूरी है। और मुझे मिला द मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम। जैसे WWE के रिंग में सुपरस्टार्स के लिए उनका फिनिशर होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ही तुम्हारे आउटफिट का ये स्टाइल फिनिशर है। नहीं लगाओगे तो चाहे WWE का मैच हो या तुम्हारा आउटफिट, माहौल इसके बिना थोड़ा सा फीका ही रह जाएगा। मुझे पर्सनली भी देखो ये परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस में काफी इंटरेस्ट है, तो अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि डेविड कूल वाटर वाली जो स्मेल है, जो अपने आप में ये कल्ट फेवरेट है, उससे काफी हद तक सिमिलर है ये। झूठ तो यार देखो अब क्या ही बोले, हम कहां ही बना पाए ये रोमन रेंस या फिर ड्रू मैकिंटायर जैसी फिजिक, लेकिन फिर भी उनके जैसा मैस्कुलिन और बोल्ड प्रेजेंस अगर बनानी है तो फिर उसके लिए परफेक्ट है ये द मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम आपके लिए। देखो भाई हम सबको जरूरत नहीं है ये डेविड कूल वाटर जैसी महंगी फ्रेग्रेंसेस खरीदने की। कुछ परफ्यूम्स ऐसे भी होते हैं जो कि अफोर्डेबल प्राइस में सेम आउटकम देते हैं, जैसे कि द मैन कंपनी का ये ब्लैक परफ्यूम। मैं ज्यादा देखो अब खुद कुछ नहीं बोल रहा, खुद इसको लगा के देख लो। और वैसे भी मैन कंपनी की तरफ से इतनी रिच फ्रेग्रेंस आपको मिल रही है सिर्फ 499 में, और इसके जो बेस्ट बाइंग लिंक्स हैं, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा द मैन कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी। बाकी आप चाहो तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी इसको खरीद सकते हो।
अब तो रोमन रेंस ने भी अप्रूव कर दिया, तुम किस चक्कर में पड़े हो। रूसेव वर्सेस शेमस का मैच एडवर्टाइज था, तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में यही मैच आता है। बहुत ही फास्ट पेस पर ये शुरू होता है, रिंग पोस्ट पे एक दूसरे को जाके फोड़ रहे हैं, सुप्लेक्स हमने देखा, पंचेस देखा, फ्लाइंग क्लोज लाइन देखी, जो कि आप पहली बार देखोगे तो शेमस ने ऑलमोस्ट मिस कर दी थी। अनाउंसर डेस्क के ऊपर उन्होंने जो है उड़ा दिया है शेमस को। शेमस की हमने 10 बीट्स देखी है। ब्रू किक मारने के लिए जाते हैं भाई शेमस, और जरा रूसेव की आप पावर देखो, वहीं से उन्होंने उठा लिया शेमस को और पावर बॉम्ब कर दिया। एंड देन उसके बाद जब रूसेव ने अपने लॉक में फंसाया तो बस किसी तरीके से शेमस बाहर निकलते हैं। एंड उसके बाद अपनी हील टैक्टिक थोड़ी यूज कर रहे थे रूसेव, उन्होंने वहां से वो ना टर्न बकल से हटाया, बट उसका फायदा ही एक तरीके से उठा लिया शेमस ने। ब्रू किक उन्होंने लगाई, रेफरी का ध्यान भले ही उधर था, लेकिन जब वापस आके भी वो पिन करते हैं तो पिन फॉल हो जाता है और शेमस ये मैच जीत चुके हैं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट मैं बोलूंगा इसे मैच का, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद रूसेव के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप कंपेयर करोगे शेमस से, लेकिन देख के अच्छा लगा कि अब यहां से ये सीरीज बना सकते हैं आगे। और लोग वैसे भी चाहते भी हैं कि इन दोनों के मैचेस अगर हमको वीकली मंडे नाइट रॉ में 1-2 महीने दिखते भी रहें तो उसमें कोई ज्यादा इशू होने नहीं वाला। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए न्यू डे वर्सेस एलडब्ल्यू वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच में। और ये मैच में ना, क्योंकि ये 3 बंदों वाला है, 3 टीमों वाला है, तो एक साथ में 3 लोग ही थे, जो कि हमको यूजुअली इतना देखने को मिलता नहीं है। अब मैच में ड्रैगन ली और एल ग्रांडे अमेरिकानो का भी रोल होता है, क्योंकि बैक स्टेज वैसे भी लड़ रहे थे। ये एल ग्रांडे अमेरिकानो वो दूसरा वाला है, वो पहले वाला नहीं है। इसके बाद इन्होंने लड़ा और एंड में जाके एलडब्ल्यूओ जो है मैच जीत गए और वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। और इस चीज से न्यू डे बहुत ज्यादा परेशान है। एंड देन इसके बाद एक ऐसा बैक स्टेज सेगमेंट आता है कि लगा भाई तुम पागल हो, तुम क्या पागल समझा हमें, मतलब मेरा दिमाग ही खराब हो गया इस चीज को देख के। न्यू डे होती है वहां पे और वो एक तरीके से सोच रहे कि अब आगे क्या उनका मूव होगा। ग्रेसन वॉलर आते हैं और ग्रेसन वॉलर ने आके बस बोल दिया, मतलब वो जो ट्वीट था वो हम लोग सही समझ रहे थे। उन्होंने आके बोला मेरे पास ग्रेट न्यूज है, वो 240 पाउंड का जो डेड वेट लेके मैं घूम रहा था, अब उससे मैं छुटकारा पा चुका हूं। ऑस्टिन थेरी को वो कहते हैं खत्म हो चुका है वो, और अब मैं फ्री एजेंट हूं, तो न्यू डे वाला तुम मुझे बुला लो और मुझे बिग जी कॉल करो। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा मतलब ये तो समझ के बाहर हो गया मेरा पूरा। जब इनको पता है कि हम इतने टाइम से ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थेरी के स्प्लिट का वेट कर रहे हैं, पहले तो वो 1.5 साल लगा दिए और किया भी तो उसको दिखाया भी नहीं, मतलब ये तो पूरा कोई, मैं मान ही नहीं सकता कि ये पर्पसली नहीं किया गया है। किस वजह से किया गया है? रिएक्शन तो देखो मेरा निकल के आ रहा है, तो क्या ये इसी रिएक्शन के लिए है या फिर ये किसी को पनिशमेंट मिल रही है कि भाई पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है तो बताना। लेकिन इस तरीके से अब ऑफिशियल हो गया है कि ऑस्टिन थेरी एंड ग्रेसन वॉलर अलग हैं, और वो चीज हमको WWE के प्रोग्रामिंग में दिखी भी नहीं है ना। उसका क्या था, कुछ नहीं उसके बारे में पता चला। ये तो भाई वो चिढ़ाने वाला काम किया ना, सही में चिढ़ मच भी गई है। पर देखो अभी आगे क्या करते हैं ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर वाला सीन। लेकिन जो भी है, ऐसा करके भी अगर ऑस्टिन थेरी को सिंगल्स पुश मिल रहा है तो फिर ज्यादा यहाँ पे कंप्लेंट वाली बात मुझे लगता नहीं कि फैंस की तरफ से होनी चाहिए फिर। बट ये क्या था, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारी विमेन सेंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच का। बेकी लिंच ने आगे जो ह्यूस्टन के क्राउड को फोड़ा ना, कहती है मैं अपने मूवी प्रीमियर पे होती, मैं कहाँ तुम लोगों के बीच मुझे फंसे पड़ा रहना पड़ रहा है। उसके बाद वो लायरा वाल्कीरिया की भी बात करती है, कितना ज्यादा ये ग्रीडी है, अब इसको 2-2 बेल्ट चाहिए। फिर वो अपनी बात करती है कि मैं भी जीती थी, ठीक है, लेकिन वो रेवोल्यूशनरी था, ये तो बस सेल्फिश लग रही है लायरा वाल्कीरिया। उसके बाद लायरा वाल्कीरिया निकल के भी आती हैं और इनकी काफी WWE ने इनके बीच में जो केमिस्ट्री है और जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज्यादा बढ़िया बनाई हुई है, कहना पड़ेगा। लायरा वाल्कीरिया के आने पे फिर बेकी लिंच बोलती देख मैंने तुझे हरा दिया, अब समर स्लैम में एक सिंपल सी चीज रखते हैं, जैसे मैंने कंडीशन डाली थी तू भी डालेगी कि अगर समर स्लैम में मैंने तुझे हरा दिया तो मुझे तू इस टाइटल के लिए दोबारा चैलेंज नहीं करेगी। लायरा वाल्कीरिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया और साथ में ये बोल दिया कि नो काउंट आउट नो सबमिशन होगा ताकि एक विनर निकल के आए। बेकी लिंच ने थोड़ा सा फंसाने की कोशिश भी करी लायरा वाल्कीरिया को हैंडशेक ऑफर करके, लेकिन वो तो उनको मारने के लिए था और इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी लायरा वाल्कीरिया। उन्होंने ही उनको मैन हैंडल स्लैम लगा दिया, तो ये करके अभी यहाँ पे जो अपर हैंड है वो लायरा वाल्कीरिया को मिला। और उसके ठीक बाद इनका मैच भी होना था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, लायरा वाल्कीरिया एंड बेली वर्सेस रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सैन। और यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था। और आज तो पूरे शो में एजे स्टाइल्स ने जो मजा बांधा है भाई, पहले डोमिनिक आते हैं एप्रन पे और बिग बूट जो है रकेल रोड्रिगेज ने गलती से हिट भी कर दिया डोमिनिक को। उसके बाद मेडिकल वाले बंदे आ रहे होते हैं तो वहां पे वही मेडिकल गाय बन के एजे स्टाइल्स आता
आते हैं और उसके बाद वहां से जो भागा है हमारा डोमिनिक मिस्टीरियो, एंड देन मैच में सीन कुछ ऐसा होता है कि बेकी लिंच ने सारे मौकों का फायदा उठा के लारा वाल्किरिया को हिट कर दिया, बेली पड़ जाती है अकेली, तहाना बॉम्ब खा के इस मैच में चैंपियनशिप रकेल रोड्रिगेज और रॉक्सेन पेरेज ने जो है वो रिटेन कर ली है। और ये जो डोमिनिक और एजे स्टाइल्स वाला सेगमेंट है ये ऐसे ही चलता है क्योंकि बैक स्टेज फिर डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी कार से जब शुरू में ही निकल रहे होते हैं तो वहां पे एक सर्वेंट अटेंडेंट की तरह बन के आते हैं, एजे स्टाइल्स को बता रहा था नहीं नहीं भाई मैं तेरे पीछे नहीं हूं। उसके बाद कहीं पे वो फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं तब भी डोमिनिक वहां से भाग रहे हैं, एंड देन उसके बाद डोमिनिक एंड एडम पियर्स जब साथ में होते तो उन्होंने बोला भाई या तो टाइटल दे दे या मेडिकली क्लियर हो। उसके बाद जब रिपोर्ट्स निकल के आती है तो अभी भी अनश्योर है, लेकिन डोमिनिक ने आके खुद ही अटैक कर दिया था जिसकी वजह से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल हो गया। डोमिनिक ने खुद ही बोल दिया कि भैया मैं क्लियर हूं। तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स थे भाई एजे स्टाइल्स के, ये तो बिल्कुल प्योर गोल्ड की तरह ही लग रहे हैं। आज मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो अच्छा काम किया कि बहुत बार उन्होंने अलग अलग सेगमेंट के अंदर इसको डाला। अब मेन सवाल यही है कि क्या फाइनली एजे स्टाइल्स के पास कोई चैंपियनशिप आने वाली है या फिर नहीं, और ये बात हमको समर स्लैम में पता चल जाएगी। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है कैरन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन का। सैमी ज़ेन को देखते मुझे याद है भाई ये तो इंडेफिनेटली आउट हो गया था एक्शन से, बट अभी वापस आ गए हैं। मेन कहानी यही थी कि क्या इस मैच में जीतेंगे सैमी ज़ेन दोबारा से, क्योंकि कैरन क्रॉस को वो ऑलरेडी हरा भी चुके हैं। स्कारलेट का बहुत बड़ा इसमें रोल था, स्टील पाइप उन्होंने उनके हाथ में थमाया जिससे उन्होंने फिर अटैक कर दिया। रेफरी उस टाइम पे देख नहीं रहा था क्योंकि स्कारलेट ने वहां पे बिजी कर दिया और पिन करके इस मैच में कैरन क्रॉस ने सैमी ज़ेन को हरा दिया। और पिन फॉल के टाइम पे जरा देखना आप कैसे जो कैरन क्रॉस है उनका जो ब्लड है वो लिटरली ड्रिप कर रहा था वहां पे उनके ही शोल्डर के ऊपर, तो उनके कहीं वो लग गई होगी, बट उसके मैच वो जीत चुके हैं, ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहाँ से अभी इनकी स्टोरी जो है अब लग रहा है कि शुरू हो गई है क्योंकि कैरन क्रॉस को भी फाइनली एक विक्ट्री मिली है और एक मैच भी मिला है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है स्टेफनी विकेर वर्सेस इयो स्काई के बीच में, एक प्रॉपर जापानीज मैच जिसमें क्राउड पूरा इन्वेस्टेड रहता है। वैसी कुछ फीलिंग लेनी है तो यही आपके लिए वो मैच है। दोनों ही सुपरस्टार उड़ने में माहिर हैं, वो दोनों ही उड़ रही हैं। डेविल्स किस हमने पहले एप्रन पे देखा, उसके बाद रिंग में देखा, तो वो सीक्वेंस तो फैंस को हमेशा ही पसंद आते हैं। सीक्रेट हर्विस वाले आ जाते हैं, चेल्सी ग्रीन ने आके अटैक कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन से फिर यहाँ पे एंडिंग हो जाती है, लेकिन दोनों ने मिलके फाइट बैक किया। बट फिर नेओमी ने आके कुछ इस तरीके से धक्का मारा कि इयो स्काई जो है स्टेफनी मैकमैन में पीछे से जाके लड़ जाती हैं। फिर रिया रिप्ली आती है सेव करने के लिए, जहां पे फिर उन्होंने जो है स्टैंड टॉल किया है। तो अभी ये इसी एंगल को दिखा रहे हैं कि स्टेफनी जो है क्लैश इन पेरिस में चैलेंज करने वाली हैं, जो भी उस टाइम पे विमेंस वर्ल्ड चैंपियन होगा। फिर इनका ट्रिपल थ्रेट मैच है, तो स्टोरी को उन्होंने आपस में उलझा के रखा हुआ है कि फैंस हमेशा इसमें चिपके रहें, इस वाले जो स्टोरी लाइन है उससे अपना इंटरेस्ट ना खोएं। तो काफी अच्छा तरीका था वैसे ये करने का कि इन्होंने साइड से जो सारे एलिमेंट एक ही स्टोरी लाइन के अंदर घुसेड़ दिए। अब आता है शो का मेन इवेंट जिसकी एक्साइटमेंट थी मंडे नाइट रॉ के लिए सबसे ज्यादा। सबसे पहले रिंग में आते हैं पॉल हेमन, ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। रिंग में सारे लोग खड़े होते हैं, लोग इनके लिए जो है बू कर रहे हैं, ऐसे सारे उल्टा सीधा रिएक्शन आ रहा है। अब इसके बाद वो पॉल हेमन बोलते हैं कि मेरे साथ इस समय जो है इंडस्ट्री के फ्यूचर खड़े हुए हैं। सबसे पहले वो ब्रॉन ब्रेकर की बात करते हैं, फिर ब्रॉनसन रीड की बात करते हैं और कहते हैं बिफोर ही कम्स आउट मुझे कुछ बातें अपनी बाहर कहनी है। और जैसे ही उन्होंने ये बोला मैं समझ गया था भाई यहीं पे एग्जैक्ट रोमन रेंज का म्यूजिक हिट होने वाला है। रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है और उस टाइम पे बिल्कुल जैसे ही वो म्यूजिक हिट हुआ पॉल हेमन का रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा था, चिड़ा हुआ कि अबे यार ये बंदा कहां से अब आ गया, निकल के आ गया, और थोड़ा सा चेहरे पे उनके फटी पड़ी है वाला रिएक्शन भी था। अब रोमन रेंज की आज जो है पूरी शाही वाली एंट्रेंस होती है, जैसे मैंने बोला कि उनके आने से एटमॉस्फेयर में एक अलग ही जो ऑरा क्रिएट हो जाता है, वही ऑरा पूरा फील हुआ। तीनों के तीनों जो बंदे रिंग में खड़े हैं, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड, पॉल हेमन, उनके चेहरे के रिएक्शन भी ऐसे कह रहे हैं यार भाई अब इससे डील करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। म्यूजिक जब रोमन रेंज का बंद भी होता है भाई, ओटीसी के लाउड नहीं थंडरस चैंट लग रहे थे, वो इतने ज्यादा लाउड था कि रोमन रेंस ने भी अच्छे से अपना टाइम लिया। और जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला ना सिनेमा वाली बात, वो इसीलिए क्योंकि लग रहा था सेगमेंट को देखे कि बिल्कुल भी रश नहीं किया जा रहा है, इसको अच्छे से स्टोरी को प्ले होने दिया जा रहा है। इस पूरे सेगमेंट में, इस पूरे प्रोमो में हमको ये समझ में आया। तो पॉल हेमन बोलते हैं कि देखो मैं कोई डिसरिस्पेक्टफुल या फिर रूड नहीं होना चाहता, ऐसा करके उन्होंने बोला, लेकिन एस होल के वहां पे बहुत तगड़े वाले चैंट लग रहे थे। और उन्होंने एक कंफर्मेशन दी यहाँ पे सेथ रॉलिंस के बारे में, कहते हैं कि अब क्योंकि हमारा यहाँ पे ना लीडरशिप का थोड़ा सा वॉइड चल रहा है क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है बाहर हो चुका है, तो चलो अब इसे फिक्स करते हैं। और पॉल हेमन ने एक प्रस्ताव
हिसाब रखा रोमन रेंस के सामने कि देख भाई हमारे साथ कौन कौन बंदे खड़े हुए हैं, ब्रॉनसन रीड खड़ा है, ब्रॉन ब्रेकर खड़ा हुआ है, और तू भी ये बात अच्छे से जानता है कि हम साथ में मिलके जितना अच्छा कर सकते हैं अगेंस्ट में जाके रोमन रेंस हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पॉल हेमन यहाँ पे थोड़ा सा अपने ना बोतल में उतारने वाला काम कर रहे थे। यू विल ऑलवेज बी माई फैमिली कॉज आई लव यू माई ट्राइबल चीफ, ऐसा करके वो रोमन रेंस को बोल रहे हैं कि जैसे कि उनकी दाल गल जाएगी। यू सोल्ड आउट के चैंट लग रहे थे और क्राउड को समझ में आ गया था भाई ये क्या ही, मतलब क्राउड ही समझ गया। तो रोमन रेंस तो वैसे ही मास्टरमाइंड आदमी है, उन्होंने माइक तो लिया लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे वाइजमैन से पहले ट्राइबल चीफ लिया करता था, छीन के लिया और कहते हैं रुक जा भाई एक बार सारी चीजों को साइड में रख। और उन्होंने एस टाउन ह्यूस्टन करके जो बोला एक्नॉलेज मी, भाई इस चीज ने नॉस्टैल्जिया सा दे दिया, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने जमानों पहले हमको ये चीजें देखने सुनने को मिलती थी। एंड देन उसके बाद पूरे अपने फॉर्म में आते हैं रोमन रेंस, और उस दौरान पॉल हेमन ऐसे वी द वन ऊपर थ्रो स्काई में ऊपर थ्रो करके थे जैसे कि अरे भाई ये सच में जो है डील वील इनकी बन जाएगी। रोमन रेंस स्मार्ट बंदा, उन्होंने कहा कि कुछ टाइम पहले अगर तूने ये बोला होता ना वाइज मैन, तो मैं कहता ये वाइज मैन के वाइज वर्ड्स हैं बट तू अब वाइज मैन है नहीं, तू एक डम्ब ऐसा है, ऐसा करके उन्होंने बोला। और पूरे ही अपने प्रोमो में ये बात पता नहीं रोमन रेंस ने पॉल हेमन को कितनी बार बोली। ब्रॉन ब्रेकर ये सुनते गुस्सा हो जाता है जैसे कि वो मारेगा, लेकिन रोमन रेंस कहते हो भाई ब्रॉन तू भी थम जा, रुक जा, ये तेरे साथ भी ऐसा ही करने वाला है। और उसके बाद सारी चीजों का क्रेडिट ये ले लेगा। ट्राइबल चीफ को क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बंदा। मैं कंफर्म कर देता हूं इसने नहीं किया, मैं ट्राइबल चीफ इसीलिए हूं क्योंकि ये सारे लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं। तो वो जो हमेशा पॉल हेमन को क्रेडिट देते हैं, आज रोमन रेंस ने कहा भाई इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। और ये भी चीज जरा मैं क्लियर कर दूं, कहते हैं कि ओटीसी जो है वो चैंपियन था, अपने लेजेंडरी रेन की वो बात करते हैं, और मैं ये बोलूंगा कि पॉल हेमन इसका पार्ट था। और जैसे ये बोला तो पॉल हेमन बोलता है थैंक यू, लेकिन उस चीज को कंटिन्यू रखने में इसका कोई रोल नहीं था। फिर वो सोलो सिकोवा को वहां पे क्रेडिट देते हैं, ऊसोस को क्रेडिट देते हैं, सैमी ज़ेन को क्रेडिट देते हैं, और कहते हैं कि जब मैं टाइटल भी हारा तो वापस आके मैं सिर्फ घर नहीं बैठ गया, मैंने मेक श्योर किया कि मैं फ्यूचर ब्लड लाइन को रेस करूं। और ये हमारी कोई फैक्शन नहीं है, पॉल हेमन समझ जाए बात को, ये एक ब्लड लाइन है जो कि गॉड की क्रिएशन है भाई। ये पता नहीं कहां से ऐसे मतलब बिल्कुल डीप में जाके रोमन रेंस बातें सोच के लेके आए थे। उसके बाद वो सन करके भी कॉल करते हैं उनको और कहते हैं कि मेरे को ये चीज बहुत बॉदर करती है कि तूने इसको बिजनेस की तरह देखा, तो बिजनेस पार्टनर की तरह था, मैंने तुझे इस फैमिली का पार्ट बनाया, तू चोजन फैमिली था, लेकिन तूने इससे ऐसे ही जाने दिया सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड की वजह से जिससे तूने 10 साल बात भी नहीं की थी। उसके बाद कहते हैं कि ये गलती से ही मत बोलना कि मैंने ब्लड लाइन को बर्बाद किया, तबाह किया, वो काम किया है पॉल हेमन ने, क्योंकि ये डम ऐसा ऐसा करके फिर वो बोलते हैं। ब्रॉन ब्रेकर आगे आ गया, ब्रॉन ब्रेकर भी माइक पे बोलते हैं कि भाई देख रोमन ध्यान से इस बात को सुन ले, तू अब वो बंदा नहीं है जो तू 5 साल पहले था, यू आर ओल्ड डॉग नाउ। अपने आप को वो बिग डॉग और न्यू डॉग बता रहे होते हैं। कहते हैं कि ये पॉल हेमन ना तुम्हें इसीलिए भी छोड़ के गया क्योंकि तुम्हारी कोई वैल्यू थोड़ी है, अब वैल्यू तो मेरी है, क्योंकि अपने आप को वो फ्यूचर स्टार होने की बात करते हैं। कहते हैं आई एम द मैन अराउंड हियर, तो भाई जो तू बेस्ट करता है ना वो कर, पीछे मुड़ और तुरंत सरक ले यहां से। अब रोमन रेंस का रिएक्शन ऐसा, अच्छा ऐसे बोल रहा है। उसके बाद वो ऑलमोस्ट ऐसा एक्ट भी कर रहे थे कि जैसे कि वो जाएंगे, फिर कहते हैं देख भाई सच बोलूं तो मैंने सुना नहीं तूने क्या बोला, शायद तेरा माइक काम नहीं कर रहा। मतलब उस बंदे ने इतनी लंबी चौड़ी बातें बोल दी। रोमन रेंस का सिर्फ इतना सा कहना था, उन्होंने कहा ले मेरा माइक पकड़, उन्होंने फेंका एंड देन वो सुपरमैन पंच। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को हिट करते हैं, ब्रॉनसन रीड को उसके बाद वो मारते हैं, लेकिन वही बात है भाई दो बंदे हैं तो एक बंदा फिर फंस ही जाएगा। पीछे से जैसे वो मुड़ते हैं तो ब्रॉन ब्रेकर ने उनको हिट कर दिया स्पीयर, और उसके बाद दोनों बंदे जो हैं इनको मार रहे हैं। मारने के बाद अब ऐसी ठुकाई हो गई है कि सुनामी की भी बारी आ गई है। और ब्रॉनसन रीड ने बोला भी था कि जो सुनामी है वो आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। वो होने ही वाला था बट तभी जे ओसो का म्यूजिक हिट होता है, वो सेव करने के लिए आते हैं। सुपर किक्स उन्होंने मारी, हीट पंचेस उन्होंने मारे, और आज हमने डबल स्पीयर देखा। एक साइड से जे ओसो स्पीयर हिट करते हैं, एक साइड से रोमन रेंस स्पीयर हिट करते हैं, और उसके बाद इन सारे बंदों को दुम दबा के वहां से भागना ही पड़ जाता है। एंड हमने देखा कि रोमन रेंस और जे ओसो जो है वो रिंग में स्टैंड टॉल कर रहे हैं। तो ये सेगमेंट उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। बाकी जैसे मैंने बोला, अगर आप भी रोमन रेंस की तरह अपनी ऑरा क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए है आपके लिए मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम। डिस्क्रिप्शन में ही इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आज की मंडे नाइट रॉ को मैं 4.25 स्टार की रेटिंग दूंगा, शायद और बेटर भी हो सकती है, लेकिन ठीक है भाई आज की रॉ फिर भी स्पेशल फील हुई है। बाकी इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।